now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो बच्चों, वेलकम टू बायोफिजिक्स जोन। अब तक हम क्या कर रहे थे? एनर्जी फ्रॉम द सी का टॉपिक हम कर रहे हैं। उसमें हमने टिडाल एनर्जी और वेव एनर्जी के बारे में पढ़ा है। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं हम ओशियन थर्मल एनर्जी। द वाटर एट द सरफेस ऑफ द सी और ओशियन इज हीटेड बाय द सन वाइल द वाटर इन डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड। तो क्या होता है कि जो समुद्र की जो ऊपर वाली लेयर है उसमें क्या होता है, सन की वजह से जो ऊपर का जो पानी है वो क्या हो जाता है, बहुत गर्म हो जाता है। और जो नीचे कुछ गहराई तक का जो पानी है वो उसकी कंपैरिजन में ठंडा रहता है। द दिस डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड टू ऑब्टेन एनर्जी इन ओशियन थर्मल एनर्जी। तो ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है इसको हम ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्जन प्लांट्स के अंदर उसको एनर्जी हम उससे जनरेट करवा सकते हैं। दीज प्लांट्स कैन ऑपरेट इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द वाटर एट द सरफेस एंड वाटर एट द डेप्थ अप टू 2 किलोमीटर इज 293 और मोर। तो इसमें ये कंडीशन दी हुई है कि अगर ये जो टेम्परेचर डिफरेंस है, कौन सा टेम्परेचर डिफरेंस, यानी जो समुद्र की जो ऊपर वाली लेयर है उसका जो टेम्परेचर है और नीचे 2 किलोमीटर की गहराई तक का जो पानी है उसका जो टेम्परेचर है, दोनों में जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो 293 केल्विन होना चाहिए या फिर 20 डिग्री सेल्सियस या इससे ज़्यादा होना चाहिए। The warm surface cold water is used to boil a volatile liquid like ammonia. The vapors of the liquid are then used to run the turbine of the generator. The cold water from the depth of the ocean is pumped up and condensed vapor again to लिक्विड। देखो क्या होता है कि जो ऊपर का गर्म पानी है उसको कहाँ यूज़ करते हैं, उसको कोई भी जैसे वोलाटाइल जो कोई सब्सटेंस, वोलाटाइल मीन जो जिसके जल्दी वेपर बन जाते हो, जैसे कि अमोनिया है, उसको हम बॉईल करने के लिए यूज़ करते हैं तो वेपर बन जाएंगे। तो जैसे जो अमोनिया है उसको बॉईल करने के लिए यूज़ करेंगे, उसमें जो जब बॉईल करेंगे तो क्या है, वेपर्स बनेंगे। और जो ये वेपर्स बनेंगे तो उससे हम क्या करेंगे, टरबाइन पे डलवा देंगे, जिससे टरबाइन क्या करेगी, रोटेट करेगी और उससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। तो जो नीचे से जो कोल्ड वाटर है वो पाइप के थ्रू हम दोबारा से वो जो हमारे वेपर्स बने थे उन पे डलवा के उस वेपर्स को दोबारा से ठंडा करके उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर लेंगे। तो जो एनर्जी है सी से हमें बहुत टाइप की एनर्जी मिल सकती है, जैसे हमने पढ़ा भी था टिडाल एनर्जी, वेव एनर्जी, ओशियन थर्मल एनर्जी होगी। तो एनर्जी जो है बहुत सारी मिल सकती हैं, लेकिन उनको यूज़ करना, उनका कमर्शियल यूज़ करना वो हमें थोड़ा सा जो है कॉस्टली भी पड़ता है और डिफ़िकल्ट भी है, तो इसको हम इसलिए यूज़ नहीं कर पाते। नेक्स्ट है हमारी जियोथर्मल एनर्जी। Due to geological changes, molten rocks formed in the deeper hot regions of Earth's crust are pushed upward and trapped in the certain region called hot spots. जियोलॉजिकल चेंजेस जैसे भी एनवायरनमेंट में कोई भी हलचल होती है, गड़बड़ होती है, जैसे अर्थ के नीचे जो यहाँ पे जो भी हलचल होगी तो उसमें क्या होता है, जो रॉक्स है वहाँ पे बहुत बिल्कुल मतलब मोल्टन स्टेट में है। मोल्टन स्टेट का मतलब वहाँ पे हर जो चीज़ है वो पिघली हुई अवस्था में है, यानी टेम्परेचर इतना ज़्यादा है वहाँ पे कि कोई भी जो चीज़ है वहाँ पे मोल्टन स्टेट में ही पाई जाएगी। तो जो वो मोल्टन जो रॉक्स है वहाँ पे बनती है जो गहराई में है, काफ़ी गहराई में है अर्थ की क्रस्ट में, तो वो धीरे धीरे क्या होती है, ऊपर पुश्ड अप हो जाती है और वहाँ पे कुछ रीजन के अंदर वो ट्रैप हो जाती है, कुछ रीजन के अंदर लिमिट हो जाती है उसकी। तो उन रीजन्स को हम हॉट स्पॉट्स बोलते हैं, यानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, हॉट स्पॉट्स बोलते हैं। तो जब जो अंदर ये जो पानी है अर्थ क्रस्ट के अंदर, अंडरग्राउंड जो वाटर है, जब इसके कांटेक्ट में आएगा तो क्या होगा, वो पानी भी क्या होगा, गर्म हो जाएगा। ठीक है, गर्म होगा तो वहाँ से स्टीम जनरेट होगी। तो इस हॉट वाटर की जो स्टीम है इसको हम यूज़ कर सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए। तो ये जो आउटलेट्स है जहाँ पे हम ये ऐसी जो है अरेंजमेंट करते हैं उस पानी को यूज़ करने के लिए, उन आउटलेट्स को हम बोलते हैं हॉट स्प्रिंग्स। द स्टीम ट्रैप्ड एट द सरफेस, the steam trapped in the rock is routed through a pipe into a turbine and used to generate electricity. The cost of production would not be much, but there are very few commercially viable sites where such energy can be exploited. तो इस एनर्जी को हम यूज़ कर सकते हैं, ये ज़्यादा महंगी भी नहीं है, लेकिन ऐसी जगह जहाँ पे ये पाए जाते हैं, जहाँ पे मीन्स हम इस एनर्जी को यूज़ कर पाते हैं, जहाँ पे ये जो जगह है जहाँ से जो हॉट वाटर है निकालेंगे, तो वो जगह उनको मतलब हमें नहीं मिल पा रही है, वो कम है वो जगह पे। तो
तो इंडिया में ऐसी जगह कम है, लेकिन जो बाहर की कंट्री हैं जैसे कि न्यूजीलैंड है और अमेरिका है, उसमें यही जो है इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए काफ़ी अच्छा वहाँ पे अरेंजमेंट होता है। कॉस्टली नहीं है, लेकिन वहाँ पे जो ये साइट्स हैं, वाइबल साइट्स का मीन्स का मतलब क्या है कि जहाँ पे ये जो हॉट वाटर की जहाँ पे जगह है वो जगह यहाँ पे कम है इंडिया में। तो नेक्स्ट है हमारी न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी देखो, हाउ इज़ द न्यूक्लियर एनर्जी जनरेटेड इन अ प्रोसेस कॉल्ड न्यूक्लियर फिशन। द न्यूक्लियस ऑफ ए हैवी एटम such as uranium, plutonium, thorium, when bombarded with low energy neutron can be split apart into higher nuclei. When this is done, a tremendous amount of energy is released if the mass of the original nucleus is just a little more than the sum of masses of the individual products. The fission of an atom of uranium, for example, produced 10 million times of energy produced by combustion of an atom of carbon from the coal. तो देखो न्यूक्लियर एनर्जी कैसे प्रोड्यूस करवाई जाएगी। कोई भी जो है फिशनेबल मटेरियल हमने ले लिया, न्यूक्लियर फिजन। न्यूक्लियर फिजन क्या है कि कोई भी हैवी न्यूक्लियस को तोड़ के लाइट न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करना, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियर फिजन। तो कोई भी जो हम न्यूक्लियर ये जो फिशनेबल मटेरियल ले लेते हैं, जैसे कि यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम या फिर थोरियम, ये ले लेते हैं और उसको हम उसके ऊपर क्या करवाते हैं, कम एनर्जी के न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट करवा देते हैं। तो क्या होगा, वो दो अलग अलग उसमें से न्यूक्लियाई निकलेंगे जो कि कम मास के होंगे यूरेनियम से। तो जब ये प्रोसेस हो रहा होता है तो हम बहुत सारी अमाउंट में एनर्जी निकलती है। तो न्यूक्लियर फिशन जैसे हम ये रिएक्शन देख सकते हैं, जब यूरेनियम 235 ले लेते हैं, यूरेनियम 235 है, 235 इसका मास है, हैवी न्यूक्लियस है, ये फिशनेबल मटेरियल है। तो इसके ऊपर हम लो एनर्जी के न्यूट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करवा देते हैं। न्यूट्रॉन्स के लिए मैंने 0n1 ये न्यूट्रॉन को डिनोट कर रहा है। तो जब इसके ऊपर बम्बार्डमेंट करवाएंगे तो हमारे दो और न्यूक्लियाई निकलेंगे, बेरियम और क्रिप्टॉन, जिनका जो मास है इस यूरेनियम से कम होगा, और साथ में इसमें 3 न्यूट्रॉन और निकलते हैं, हाई एनर्जी के न्यूट्रॉन निकलेंगे। और प्लस में क्या निकलेगी, इसमें बहुत ही लार्ज अमाउंट में एनर्जी भी निकलेगी। तो इस एनर्जी को यूज़ करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। तो यहाँ से जो एनर्जी निकलेगी, इससे कैसे एनर्जी जनरेट करवाएंगे। अब देखो यहाँ पे हमें क्या मिला है, 3 न्यूट्रॉन भी मिले हैं, साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलते हैं। ये जो हाई स्पीड में न्यूट्रॉन निकलते हैं, अगर इन हाई स्पीड इलेक्ट्रॉन्स को हम दोबारा से यूरेनियम 235 के ऊपर बम्बार्डमेंट करवा देंगे तो फिर से क्या होगी रिएक्शन, फिर से यही रिएक्शन होगी और 3 न्यूट्रॉन और निकलेंगे, साथ में बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलेगी। अगर इसी प्रोसेस को हम बार बार करवाते रहे, इन फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन्स को बार बार यूरेनियम 235 पे बम्बार्डमेंट करवाते रहेंगे, तो जो हमारी जो ये रिएक्शन है ये अनकंट्रोल्ड रिएक्शन हो जाएगी। तो अनकंट्रोल्ड रिएक्शन जो हो जाएगी तो इसको तो हम अपने बेनिफिट के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, जो ये जो न्यूट्रॉन निकलते हैं इनको हम स्लो डाउन करवा देते हैं। स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स को, स्लो डाउन किसी मेथड से इनको हम स्लो डाउन अगर करवा दें और स्लो डाउन न्यूट्रॉन को इस यूरेनियम 235 पर दोबारा से डालें तो क्या होगा, तो जो रिएक्शन है वो हमारे कंट्रोल में रहेगी। या फिर क्या करवाए, 3 न्यूट्रॉन में से हम कुछ न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा देंगे। जैसे हमारे पास 3 न्यूट्रॉन निकले हैं, 3 न्यूट्रॉन में से अगर हम 2 न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करवा दें, ठीक है, 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा दें तो क्या होगा, एक ही न्यूट्रॉन बचेगा। ठीक है, जब एक न्यूट्रॉन दोबारा से इस यूरेनियम 235 के साथ रिएक्शन करेगा तो फिर दोबारा से यही प्रोडक्ट बनेंगे और साथ में 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और साथ में क्या निकलेगी, एनर्जी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे 2 न्यूट्रॉन एब्जॉर्ब हो गए और एक ने रिएक्शन किया। अगर ये दोनों भी साथ में रिएक्शन कर देते तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में न्यूट्रॉन निकलते, फास्ट मूविंग, बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी निकलती। तो ये जो एक चेन बन जाती रिएक्शन की, जिसको हम चेन रिएक्शन बोलते हैं, अनकंट्रोल्ड बन जाती। लेकिन अब हमने क्या किया है, 2 न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करवा के जो रिएक्शन है हमारी कंट्रोल में है, इसको हम बोलेंगे कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। तो इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी बोलते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं। The major hazard of nuclear power generation is the storage and disposal of spent or used fuel, the uranium still decaying into harmful subatomic particles। ये सबसे जो इसका हमें नुकसान है वो क्या है, जब हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा लेते हैं तो यूरेनियम 235 को फ्यूल की फॉर्म में यूज़ करते हैं। तो यूज़ करने के बाद जो बच जाता है तो उसमें से जो है हार्मफुल रेडिएशन निकलती रहती है। तो उनको अगर किसी जगह स्टोर करके रखेंगे
तो क्या होगा, उनमें से हार्मफुल रेडिएशन निकलती रहेंगी, जो उसके आसपास जो वर्कर हैं वहाँ पे जो काम कर रहे हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, जानवर जीव जंतु वहाँ पे हैं, उनके लिए वो जो रेडिएशन है वो नुकसान करेंगी। इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट स्टोरेज एंड डिस्पोजल रिजल्ट इन एनवायरमेंटल कंटामिनेशन, यानी जो हमारा एनवायरमेंट है वो पोल्यूटेड हो जाएगा। फर्दर देयर इज अ रिस्क ऑफ एक्सीडेंटल लीकेज ऑफ न्यूक्लियर रेडिएशन, the higher cost of installation of nuclear power plant, high risk of environmental contamination and limited availability of uranium makes large scale use of nuclear energy prohibitive। तो इस एनर्जी को यूज़ करने के लिए जो हमारे आगे जो जो ये मुश्किल आ रही है, जो मुश्किलें क्या क्या आ रही हैं कि एक तो हम इसका जो ये जो फ्यूल बचता, फ्यूल यूज़ करने के बाद बचेगा, इसको स्टोर कहाँ पे करें, रेडिएशन निकलती हैं जो कि नुकसान देती हैं और इन्वायरमेंट को कंटामिनेट करती है। या इसका ये भी हो सकता है कि एक्सीडेंटल रिस्क, यानी अचानक से भी ऐसी जगह हमने स्टोर करके रख दिया, हमने अपनी तरफ से पूरे अच्छे से उसको स्टोर करके रखा, लेकिन क्या पता कुछ ऐसी वहाँ पे दुर्घटना हो जाए कि जो न्यूक्लियर रेडिएशन है वो वहाँ से लीक हो जाए, तो ये सबसे बड़ा रिस्क है। और ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट होते हैं इनको लगाने में काफ़ी कॉस्ट भी लगती है, इसलिए जो एनर्जी है इसको हम यूज़ करने में ये तो हमारे आगे जो है कठिनाइयाँ आती हैं। न्यूक्लियर एनर्जी वाज फर्स्ट यूज फॉर डिस्ट्रक्टिव पर्पज बिफोर न्यूक्लियर पावर स्टेशन वर डिजाइंड। द फंडामेंटल फिजिक्स ऑफ द फिशन चेन रिएक्शन इन न्यूक्लियर वेपन इज सिमिलर टू द फिजिक्स ऑफ द कंट्रोल्ड न्यूक्लियर रिएक्टर। तो जैसे हमने अभी बताया था कि दो टाइप की रिएक्शन है, कंट्रोलेबल चेन रिएक्शन और अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन। तो जो अनकंट्रोलेबल चेन रिएक्शन है उसको तो हम डिस्ट्रक्टिव पर्पज के लिए यूज़ कर सकते हैं, यानी जो बम बनते हैं, हाइड्रोजन बम बनते हैं, न्यूक्लियर बम बनते हैं, उसमें यूज़ कर सकते हैं। तो और लेकिन जो अगर इसको हम कंट्रोल कर ले तो हमें ये बेनिफिट देगी, हम इससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट भी करवा सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, न्यूक्लियर रिएक्शंस के बारे में पता लग गई होगी। इसके बाद थोड़ा सा लेसन रहता है उसकी, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो बच्चों लास्ट टॉपिक हमारा एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस। देखो क्या कह रहा है इसमें कि हमने अब तक जितने भी सोर्स पढ़े थे, सोर्सेज ऑफ एनर्जी हमने पढ़ी थी, तो सबका हमें एक एडवांटेज भी पढ़ रहे हैं और डिसएडवांटेज भी पढ़ रही हैं। तो एडवांटेज में हमें क्या मिलती है, हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवा सकते हैं, लेकिन डिसएडवांटेज में हमें ये चीज़ें मिल रही थी जैसे उनका ट्रांसपोर्ट, अगर कोई फ्यूल है उसको एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो कॉस्ट बहुत महंगी पड़ती है। क्लियर। और क्या होता है, अगर जैसे कोई अगर फ्यूल है तो बहुत ज़्यादा स्मोक दे रहा है तो एनवायरमेंटल पोल्यूशन कर रहा है, तो यानी कि किसी न किसी वे में जो है हमें वो नुकसान पहुंचा रहा है या हमें काफ़ी कॉस्टली पड़ रहा है। तो सबसे अच्छा उसका जो बेस्ट सोल्यूशन है वो है जैसे सीएनजी जो होती है। सीएनजी क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। तो ये एक क्लीन फ्यूल के अंदर आता है, क्योंकि ना तो ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है और ना ही ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है। तो आज जो मॉडर्न टाइम में सबसे बेस्ट जो हमारा जो फ्यूल है उसको जिसको हम यूज़ कर रहे हैं सबसे ज़्यादा वो क्या है, सीएनजी। या आपने देखा भी होगा सभी ऑटोमोबाइल्स में, गाड़ियों में हम सीएनजी का यूज़ करते हैं। और जो सोलर सेल है, सोलर सेल का भी अब जो है मॉडर्न टाइम में सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो उसके बाद है हाउ लॉन्ग एन एनर्जी सोर्स लास्ट्स। तो वी सेड अर्लियर दैट वी कैन नॉट डिपेंड ऑन फॉसिल फ्यूल फॉर मच लार्ज लॉन्गर, सच सोर्सेज दैट विल गेट डिप्लेटेड सम वे आर सेड टू बी एग्जॉस्टिबल सोर्स। तो हमने जितने भी जैसे फॉसिल फ्यूल्स पड़े थे वो क्या होंगे, एक न एक दिन क्या हो जाएंगे, सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि उनको इसी स्पीड से अगर हम उनको यूज़ करते रहे, क्योंकि वो कब बने थे, वो लाखों करोड़ों सालों पहले बने थे। तो अगर हम उनको इसी स्पीड से यूज़ करते रहेंगे, कोई और नई चीज़ ऐसी इंतज़ाम नहीं करेंगे कि जो हम उनको स्टोर करके रख सके, तो क्या होगा, एक दिन वो ख़त्म हो जाएंगे। और तो यानी ख़त्म हो जाएंगे तो फिर हमारे लिए दिक्कत हो जाएगी, पोल्यूशन जो पॉपुलेशन है वो हमारी लगातार बढ़ती जा रही है। तो हमें कुछ रिन्यूएबल सोर्सेज को हमें यूज़ करना होगा। तो जैसे सीएनजी है उसको हमें वो जो है बेस्ट जो हमारा जो मेथड है यूज़, जो हमारा फ्यूल है सबसे अच्छा है सीएनजी। तो देखो, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो हमारे एनवायरनमेंट में हमें अवेलेबल है, जैसे सोलर एनर्जी है। और ऐसे ही तो हमें क्या करना होगा, जो अगर कुछ हमारे पास जो भी सोर्स अवेलेबल हैं जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, तो उनको अगर हम एक अच्छी जगह रिजर्वोयर्स में स्टोर करके रख सके तो हमें वो करना चाहिए। तो अगर स्टोर करके रखेंगे तो उनमें ना तो ज़्यादा हमें कॉस्ट लगेगी हमारी, और जो है उनसे हम एनर्जी जो है एक्सट्रैक्ट भी बहुत अच्छे तरीके से हम कर सकते हैं, क्योंकि उनमें जो उनका ख़त्म होने का जो चांस होता है वो बिल्कुल नेग्लिजिबल है, कम से कम चांस होता है ख़त्म होने का। अगर हम उनको रिसाइकिल करते रहेंगे तो बार बार उनको हम यूज़ करते रहेंगे। जैसे प्लास्टिक को भी हम रिसाइकिल करके
दोबारा से कुछ ना कुछ अच्छी चीज़ें बना लेते हैं। ऐसे ही जो रसोई से हमारा कूड़ा निकलता है उनको रिसाइकल करके हम अच्छी खाद बना सकते हैं। तो इस तरह अगर हम यूज़ करेंगे तो हमारे लिए जो एनवायरनमेंट में है जो पोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो ये लेसन आपको समझ में आ गया होगा, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना, इस लेसन को पूरा रीड कर लेना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको एक सब्सक्राइब